अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की डेमो क्लास का जो टॉपिक है वो इल्मुल अदवियात से मुताल्लिक़ है। इसके अंदर मुफ़रदात मुरक्कबात आती है, वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है फर्दर, लेकिन फ़िलहाल हम एक शुरुआती खाका देखेंगे इसके अंदर कि इसकी शुरुआत किस तरह से हुई और बुक्स वगैरह के बारे में फ़िलहाल एक छोटा सा डिस्कशन समझ लीजिए या छोटा सा डिस्क्रिप्शन समझ लीजिए अदविया का। बाकी मुफ़रदात मुरक्कबात सैदला वो हम अलग तरीके से बाद में आगे चल के क्लासों में इसको हम पढ़ेंगे। तो इसकी जो शुरुआत होती है, इंद्रू माखस और मिन करातीस, ये दो तबीब गुजरे हैं जिन्होंने दवाओं को सबसे पहले मुरक्कब शक्ल में इस्तेमाल किया। बेसिकली ये मुरक्कबात का ही एक पार्ट है, मुफरदात का एक अलग पार्ट होगा, तो इसको इस तरह से समझ लीजिए। तो इंद्रू माखस और मीन करातीस ये यूनानी अतिब्बा गुजरे हैं, यूनान के रहने वाले थे, जिन्होंने दवाओं को सबसे पहले मुरक्कब शक्ल में इस्तेमाल किया। इससे पहले जो दवाएं इस्तेमाल होती थी वो मुफरद होती थी, सिंगल होती थी, जैसे असरोल हुआ, बाबूना हुआ, नाखूना हुआ, तो उनका कोई एक कंपाउंड फॉर्मुलेशन नहीं था। कंपाउंड फॉर्मुलेशन को जो तरतीब दिया इन दोनों तबीबों ने दिया। तो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हो जाता है कि दवाओं को मुरक्कब शक्ल सबसे पहले किसने दी? यूनानियों ने दी, अरबियों ने दी, रोमियों ने दी, या टर्की वालों ने दी? इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बनता है इसके अंदर वो बनता है कि दवाओं को मुरक्कब शक्ल देने में सबसे पहले अतिब्बाए यूनान, उनका नाम सामने आता है, और वो दो कौन से तबीब थे? एक का नाम इंद्रू माखस और दूसरे का नाम मीन करातीस या मन करातीस कुछ किताबों में मिलता है। तो ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ये दोनों यूनानी तबीब थे। तो इस बात से हमें ये पता चल गया कि सबसे पहले जो मुरक्कब फॉर्मुलेशन आया, ख्वाह वो माजून की शक्ल मान लीजिए या सफूफ मान लीजिए, जहां भी दो ड्रग्स को मिलाया गया, तो सबसे पहले अरबों से इसकी शुरुआत होती है, और दो जो तबीब अरब के पाए जाते थे वो इंद्रुमाखस और मिनकरातीस था। तो ये बात अब जाहिर हो गई। अब जब भी कोई कंपाउंड फॉर्मुलेशन सामने आता था तो उसको लिखा जाता था पुराने ज़माने में, कि उसको हम एक तरतीब, जिस भी हकीम ने उसको तरतीब दिया या जिस बीमारी में वो यूज़ होता था तो उसको एक जगह मेंशन कर लिया जाता था। पहले शुरुआत में क्या होता था कि 4-5 लोगों ने नुस्खा बनाया, तो उन्होंने एक 4-5 ने सबने मिलकर एक जगह उसको मुरत्तब कर लिया, लिख दिया गया। उनमें पाँचों तबीब के नाम भी लिखे गए और उन्होंने अपने-अपने नुस्खे उसके अंदर लिख दिए। तो सबसे पहले जो एक बेतरतीबी तौर पे जो इंसाइक्लोपीडिया तैयार किया जाता था दवाओं की कंपाउंड फॉर्मुलेशंस का, तो उसको जो हम कहते थे कुन्नाश नाम से जाना जाता था। कराबादीन जो है कुन्नाश के बाद आई है। सबसे पहले जो कंपाउंड ड्रग फॉर्मुलेशन जिसको तरतीबी तौर पर किताबों के अंदर लिखा गया उसको कुन्नाश कहा जाता है। और ये क्वेश्चन शुरुआत 2023 के पेपर के अंदर पूछा जा चुका है। बिल्कुल शुरुआती स्टेप है। बात किताबों में जो आप अब यूनानी की खरीदने जाएंगे उसमें इसका जिक्र आपको नहीं मिलेगा कुन्नाश का। तो ये मिलेगा आपको जब आपने किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ा होगा, तो नोट्स में जो पढ़ाते हैं तब ये वहां से मिलता है। लेकिन ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन था कि कुन्नाश को कहा जाता है, और ऑप्शन थे उसके अंदर कराबद्दीन, इंसाइक्लोपीडिया, यूनानी फार्मूलरी और मीटर मीटर मेडिका। ये 4 ऑप्शन थे जिसका आंसर होता। ज्यादातर लोगों ने कराबद्दीन लगाया क्योंकि उन्हें कंफ्यूज हो गया कि कुन्नाश का दूसरा नाम कराबद्दीन होगा या कराबद्दीन का मुतरादिफ नाम कुन्नाश कहा जाता होगा। बहुत से लोगों ने सबसे पहली बार ये नाम पेपर देने के बाद जब लोग आए, डिस्कशन हुआ, तो उन्होंने कहा ये कुन्नाश क्या होता है, किसी ने पढ़ा ही नहीं था कुन्नाश क्या होता है। तो कुन्नाश का सही ऑप्शन जो था वो था इंसाइक्लोपीडिया। लेकिन लोगों ने क्या किया, स्टूडेंट्स ने, उसने कराबादीन इसका आंसर लगाया। तो कराबाद कुन्नाश क्या है? कराबादीन से पहले जो कंपाउंड फॉर्मुलेशन लिखे जाते थे उसे उस बुक का नाम कुन्नाश था। अब क्वेश्चन कैसे भी पुटअप किया जा सकता है कि कराबादीन से पहले जो चीज किताब लिखी जाती थी उसको क्या कहते थे? कुन्नाश कहते थे, या कुन्नाश किसको कहते हैं? तो वो एक तरह का इंसाइक्लोपीडिया होता है। तो यहाँ पे ये हमें क्लियर हो जाता है कि कराबादीन से पहले भी एक किताब होती थी जिसको हम कुन्नाश के नाम से जानते थे।
अब कुन्नाश और कराबादीन में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि कुन्नाश जो है, मैंने आपको बताया, एक से ज्यादा तबीब उसको लिख सकते हैं, यानी कि उस बुक में एक ही नुस्खे के 4 तबीबों द्वारा मुरक्कब या मुरतब किए हुए आपको नुस्खे मिल जाएंगे। जबकि कराबादीन जो है सिर्फ एक ही तबीब लिखता था। जैसे कराबादी ने कादरी हुई तो हकीम अकबर अरजानी ने लिखी, कराबादी ने शिफा हुई तो हकीम शिफा खान ने लिखी, कराबादी ने बका हुई तो कराबादी ने हकीम बका खान ने लिखी। इस तरह से गंजबादावत भी कराबादी ने, जिसका इस साल क्वेश्चन आया था, तो वो हकीम अमानुल्लाह खान ने लिखी। तो जो कराबादीन होती है उसका राइटर हमेशा एक होता है ना, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कराबादीन का लिखने वाला, फार्माकोपियल ड्रग्स का लिखने वाला जो राइटर होता है, जो बुक होती है, वो सिर्फ एक राइटर होता है। जबकि कुन्नाश के आपको एक से ज्यादा राइटर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि कुन्नाश बहुत से तबीब मिलके लिखते हैं और कराबादीन जो है सिर्फ वो एक ही तबीब लिखता है और उसी के नाम से वो कराबादीन मौसूम होती है। जैसे कराबादीन कादरी, कराबादीन जकाई, कराबादीन शिफाई, कराबादीन बकाई, इस तरीके से उनके नाम से वो तरतीब पाती है। ठीक है। इसके बाद कुन्नाश और कराबादीन से पहले लिखी जाती थी और इसकी तरतीब नहीं होती थी। मैंने आपको बताया कि ये एक तरतीब वार में नहीं होती थी। अलिफ बेते का कोई इसके अंदर नुस्खा नहीं होता था, मिराज का कोई वो नहीं रखा जाता। जिसको जैसा नुस्खा मिला उसने कुन्नाश के अंदर उठा के उसको लिख दिया। तो सबसे पहली जो कुन्नाश लिखी गई उसको हम कहते हैं, उसका नाम था आतबू से आमदी। पहली कुन्नाश का नाम क्या था? आतबू से आमदी। ये एक जनरल कुन्नाश थी या एक जनरल इंसाइक्लोपीडिया था जिसमें कंपाउंड ड्रग फॉर्मुलेशन थे, जिसको आतबू से आमदी के नाम से लिखा गया। उसके बाद ये इतनी मशहूर नहीं हुई। मशहूर कौन सी कुन्नाश हुई? वो हुई जो राजी ने लिखी थी। राजी जो है एक बड़े तबीब गुजरे हैं, तो उनके द्वारा जो लिखी गई कुन्नाश थी, और उन्होंने जो वहां के नूह बिन मंसूर राजा थे उनके लिए उस किताब को नुस्खे जो लिख के एक जगह उसको उन्होंने कंपाइल्ड किया, तो उस किताब का नाम उन्होंने रखा कुन्नाश मंसूरी। मंसूरी वहां के राजा थे उस जमाने में, तो इसलिए उन्होंने जो किताब या नुस्खे उनके लिए लिखे तो उसको कुन्नाश मंसूरी कहा जाता है। और ये जो कुन्नाश है इसके राइटर का नाम है राजी। ठीक है। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कुन्नाश मंसूरी किसने लिखी? क्योंकि इसमें मंसूर लगा हुआ है तो हो सकता है हकीम मंसूर दे दिया जाए, हकीम मंसूरी लिख दिया जाए और लास्ट ऑप्शन राजी दिया जाए। तो अगर हमें क्लियर कट पता होगा कि पहली कुन्नाश का नाम था, पूछा जाता है पहली कुन्नाश कौन सी थी फर्स्ट, तो वो आतबू से आमदी होगी। और राजी ने जो कुन्नाश लिखी वो कुन्नाश मंसूरी होगी, जो उन्होंने नूह बिन मंसूर के लिए एक कुन्नाश मुरतब की थी। तो ये कुन्नाश और कराबादीन का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। इसमें से क्वेश्चन पुट अप हो सकता है, इस साल नहीं होगा, अगले साल होगा, मगर ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। दोनों में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। और एक कुन्नाश और हमें मिलती है जिसका नाम अगर मैं यहाँ बताना भूल गया, अगर ये सिंबल हमें कहीं मिलता है, एल्फा बीटा ड्यू डिव, इस तरीके से कोई सिंबल दे के हमसे पूछा जाता है ये क्या है, तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी बुक्स में नहीं है। लेकिन इतना पता है कि ये जो किताब है ये जिस भी राइटर ने लिखी थी उसके अंदर भी इंसाइक्लोपीडिया है, एक तरह से मुरक्कब दवाओं का जखीरा है, और उस किताब का नाम अल्फा बीटा ड्यूडिव है। तो ये भी एक कुन्नाश है। तो क्वेश्चन में भी मे भी एग्जामिनर अगर के आंखों के सामने से गुजरेगा उसके लिए भी नई चीज होगी, तो वो सोचेगा लाओ बच्चों को थोड़ा परेशान किया जाए, तो वो ये स्टेटमेंट लिख के नीचे पूछ सकता है कि ये क्या है, ये कुन्नाश है, कराबादीन है, किसी दवाई का नाम है, किसी केमिकल का नाम है, किसी अल्कोलाइड का नाम है, या किसी हकीम का नाम है। तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएंगे अगर किसी को नहीं पता होगा कि ये एक सिंबल किस लिए दिया गया है। या वो लिख देंगे पेपिरस है, तो ज्यादातर आदमी पेपिरस से ही वो हो जाएंगे कि भाई ये तो इसका नाम चाइनीज सा लग रहा है, तो हो सकता है ये पेपिरस हो, लेकिन ये क्या है एक्चुअल में, ये कुन्नाश है। लेकिन इसको हम पहली कुन्नाश नहीं मानेंगे, पहली कुन्नाश हमारी आतबू से आमदी ही होगी। ये बुक में मिल गया था तो मैंने ये नोट पॉइंट आउट कर दिया, लेकिन ये कुन्नाश है। इसके लिए इतनी ही जानकारी काफी है आपको। अगर ये सामने क्वेश्चन आ जाता है तो आपको यही बताना है कि ये कुन्नाश है, ना कि ये कराबादीन है, ना ये कोई किताब है, और ना ही किसी और चीज का ये नाम है। ठीक है। इसके बाद जब हम इल्मुल अदविया को पढ़ते हैं, या इल्मुल अदविया का हम, जैसे आपने बीओएमएस फाइनल प्रॉफ में पढ़ा ही होगा कि इसके कितने पार्ट होते हैं। अब जो नई बुक्स आ रही हैं उसमें चार पार्ट बताए जाते हैं। इल्मुल सैदला और तकलीस को कंपाइल कर दिया गया है। जो पहले की बुक्स हैं पुरानी हैं उसमें इसको
5 जगह डिवीजन किया गया है। अब ये एग्जामिनर के ऊपर होता है कि ऑप्शन किस तरह से पुट अप करता है, लेकिन जो शुरुआती पुरानी किताबें मिलती हैं उसके अंदर इसको 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। कुल्लियात अदविया, आप जैसे पढ़ते हैं उसके जो अहकामात होते हैं कुल्लियात अदविया के, इसके बाद मुफरदात पढ़ते हैं, मुरक्कबात पढ़ते हैं, इल्मुल सैदला की बात होती है, और फिर तकलीस जिसमें कुश्ते बनाए जाते हैं। इल्मुल सैदला और तकलीस को एक में भी रख सकते हैं और अलग अलग भी रख सकते हैं। फिलहाल इसके ओल्ड लिटरेचर के हिसाब से जो पुराना माखज़ हमें मिलता है उसमें 5 डिवीजन मिलते हैं, कुल्लियात अदविया, मुफरदात, मुरक्कबात, इल्मुल सैदला और तकलीस। अब पहले बात कर लेते हैं मुफरदात की। तो मुफरदात की बात करते हैं यहाँ पर कि सबसे पहली हिंदुस्तान में लिखी जाने, अभी फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं सिर्फ बुक से रिलेटेड कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम दवाओं पर नहीं आ रहे, अभी हम मुरक्कबात पर नहीं आ रहे, एक जनरल डिस्कशन है, ये एक जनरल बात है। पहले मुफरदात किताबें बताई जाएंगी, फिर कुछ मुरक्कबात, आज के लिए इतना ही आपको बताया जाएगा। तो मुफरदात पर सबसे पहली जो किताब लिखी गई हिंदुस्तान में, ठीक है, अरबों की बात नहीं हो रही, यूनान की बात नहीं हो रही, फिलहाल बात हो चल रही है यहाँ पे इंडिया में। इंडिया में जो बुक सबसे पहले लिखी गई उसका नाम है अल्फाजुल अदविया, और इसके राइटर हैं नूरुद्दीन शिराजी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी पूछ सकता है, बेसिक क्वेश्चन है, न ज्यादा लेंथी है, न इसके अंदर कोई ऐसा टिपिकल चीज है। तो मुफरदात पे जो सबसे पहली किताब लिखी गई उसका नाम है अल्फाजुल अदविया, और इसके राइटर हैं नूरुद्दीन शिराजी। इसमें भी ऑप्शन आपको दे सकते हैं कि नजमुल गनी साहब की लिखी गई, या खजीनतुल अदविया लिखी गई, या इब्न बैतार की बुक लिखी गई, लेकिन उससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है ना। बाकी जो बुकें हैं उनको ये मुफरदात को मिला के मुकराबादीन से भी ऑप्शन में डाल सकते हैं, लेकिन सिंगल ड्रग की जब बात चल रही है तो अल्फाजुल अदविया यानी कि अदविया के वर्ड्स ऑफ ड्रग्स लिखी किसने? नूरुद्दीन शिराजी। नूरुद्दीन शिराजी हिंदुस्तान के तबीब थे, इन्होंने पहली किताब मुफरदात की लिखी, ठीक है। ये याद करना है, इसके अंदर कोई समझने की टेक्नोलॉजी नहीं है, सिर्फ आपको ये याद रखना है, एक पॉइंट है। इसके बाद जो दूसरी बुक आती है तो उस बुक का नाम है, अभी मुफरदात बुक्स की बात चल रही है, सिंगल ड्रग्स जिसमें है असबाबुन नबात, ये जो किताब लिखी गई इसके जो राइटर हैं ये है साहू फरस्तुस। ये जो 5-6 बुकों के मैं नाम आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। यहाँ तक कि ये भी पूछा जा सकता है कि इन बुक्स के अंदर जो दवाओं का जिक्र है, मुफरत दवाओं का, तो वो कितनी दवाओं का जिक्र है? 100 दवा का जिक्र है, 200 दवाओं का जिक्र है, 300 का जिक्र है? तो ये एक 4 नंबर का क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो हमें किताबों का नाम पता होना चाहिए, उसके राइटर पता होना चाहिए, और जो ये शुरुआती किताबें तो बहुत हैं, 100 से 150 किताबें हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो हम आपको बता रहे हैं उसमें आपको हम ये भी बता रहे हैं कि किस बुक में कितनी दवाएं मेंशन की हैं तबीब ने, तो वो भी आपको याद होना चाहिए। एक लाइन की में एक चीज आ जाती है, जैसे असबाबुन नबात, राइटर है इसके साहू फरस्तुस, और इसमें 150 मुफरत दवाओं का जिक्र है। कंपाउंडर की बात नहीं चल रही, मुफरत दवाओं की बात चल रही है। दूसरी जो बुक है उसका नाम है किताबुल हशाइश। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और बहुत मशहूर बुक है, क्वेश्चन भी इसमें से बहुत बनता है। तो इसके जो राइटर थे, द राइटर ऑफ द बुक किताबुल हशाइश, और इसके जो राइटर हैं राइटर दीस कुरिदूस, इंग्लिश में इसको दीस क्रोडिस भी कहते हैं, और दिस बुक कंटेन 5 वॉल्यूम, इसके कितने वॉल्यूम है? 5 जिल्दों पर मुश्तामिल है। अब 5 इसकी जो जिल्दें हैं, अभी हम बात कर रहे हैं मुफरत ड्रग्स की, तो मुफरत जो ड्रग्स हैं वो आपको मिलेंगी दूसरी जिल्द में। इसकी 5 जिल्दें हैं, पहले जिल्द में बड़े पौधों का जिक्र है, शराब का जिक्र है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा पांचों जिल्द में किस किस का जिक्र है, लेकिन अभी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मुफरत दवाओं की और मुरक्कब दवाओं की। तो मुफरत दवा जो आपको सिंगल ड्रग मिलेंगी वो इसको जिल्द नंबर 2 में मिलती हैं, और जो कराबादीन है, जब भी कराबादीन का जिक्र आएगा तो आप समझ जाइए वहाँ कंपाउंड फॉर्मुलेशन की बात हो रही है, वहाँ माजून की बात हो रही है, वहाँ खमीरे की बात हो रही है, वहाँ किसी शरबत की बात हो रही है, वहाँ सिंगल ड्रग की बात नहीं होगी। कराबादीन जब भी डिस्कस होगा तो वहाँ कंपाउंड फॉर्मुलेशन की बात होगी। तो इसकी जो 5वीं जिल्द है वो कराबादीन है, यानी कि दूसरी जिल्द में सिंगल ड्रग्स का जिक्र मिलेगा, मुफरदात का जिक्र मिलेगा, और दीस फरदूस की जो बुक है किताबुल हशाइश उसके 5वें जिल्द में कराबादीन का जिक्र मिलेगा।
और मुफरद जो ड्रग्स हैं जो दूसरे जिल्द में मेंशन की गई हैं, उसमें टोटल जो दवाएं हैं मुफरद सिंगल ड्रग्स हैं वो है 700। देयर आर 700 ड्रग्स मेंशन्ड इन द सेकंड पार्ट ऑफ द बुक, दैट इज इन किताबुल हशाइश, रिटन बाय दीस करीदूस। बहुत मशहूर बुक है, बहुत सालों तक पढ़ाई गई है ये, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बुक होती है कि इसका क्वेश्चन बहुत बनते हैं। एक क्वेश्चन इसका बनता है कि हु इज द राइटर ऑफ द किताबुल हशाइश, तो एक क्वेश्चन बन गया कि दीस कुरदूस इसका राइटर है। दूसरा सवाल ये आता है कि दीस करीदूस कहाँ पैदा हुए, ये तारीख तिब में आपको पढ़ेंगे, तो ये भी आपको याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि मुफरद दवाओं का जिक्र कौन सी जिल्द में है, मुफरद दवाओं का जिक्र दूसरी जिल्द में है। किताबुल हशाइश की कौन सी जिल्द कराबादीन है, तो किताबुल हशाइश की जिल्द नंबर 5 कराबादीन है। किताबुल हशाइश में जो मुफरद दवाओं का जिक्र किया गया है उसमें कितनी ड्रग्स मेंशन की गई हैं, तो पांचवा क्वेश्चन ये बन जाता है कि 700 ड्रग्स मेंशन की गई हैं। एक क्वेश्चन से आपके 5 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको इसलिए कोई भी चीज जो इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पढ़ाई जा रही है उसको आपको छोड़ना नहीं है। इसके बाद बहुत मशहूर किताब आती है अल कानून फी तिब, सबको पता है, कैनन ऑफ मेडिसन, रिटन बाय इब्न सीना। और बेसिकली अल कानून जो है मेडिसिन की बुक है, इसके अंदर मेडिसिन की ज्यादातर पढ़ाया जाता है, लेकिन इसकी भी 5 हिस्से हैं, इसकी भी 5 जिल्दें हैं। दिस बुक ऑल्सो कंटेन 5 वॉल्यूम एंड द सेकेंड वॉल्यूम विल कंसिडर टू बी रिलेटेड टू द मुफरद ड्रग्स। जो दूसरा वॉल्यूम है वो भी मुफरद दवाओं से है। तो एक कंफ्यूजन आपका ये दूर कर देता हूं मैं कि दीस खरीदूस की बुक हो किताबुल हशाइश या अल कानून फी तिब हो इब्न सीना की, दोनों के वॉल्यूम 5-5 हैं और दोनों के जिल्द नंबर 2 में सिंगल ड्रग्स का बात की गई है, ठीक है। और एक में 700 दवाएं हैं किताबुल हशाइश में जो पहले लिखी गई, और उसके बाद जो लिखी गई उसमें 19 दवाएं आप और बढ़ा दीजिए तो उसके अंदर 719 दवाएं हो जाती हैं। किताबुल हशाइश अल कानून से पहले लिखी गई थी और अल कानून उसके बाद आई थी, तो जाहिर सी बात है 19 दवाएं तो बढ़ाना हमारा फर्ज बनता है इसके अंदर। तो हमने 719 दवाएं आपको अल कानून से तिब के दूसरे पार्ट में मिलेंगी। इसके जो बाकी पार्ट है तीसरा चौथा या पहला, तो वो सब मौलिजात से रिलेटेड है, कुछ कराबादीन से रिलेटेड है, लेकिन फिलहाल मुफरद दवाओं का जिक्र चल रहा है तो हम यहाँ मुफरद दवाओं के बारे में आपको बताते हैं। तो ये बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए, इसलिए बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसका क्वेश्चन बनता है कि अल कानून फी तिब बुक किसने, बहुत आसान क्वेश्चन है, किसने लिखी, तो उसमें दिया जाता है इब्न सीना, अब्दुल्ला बिन इब्न सीना, अब्दुल्ला अल हसन बिन अब्दुल इब्न सीना। एक बार तो इनके पूरे वालिद साहब के नाम के साथ नाम लिख दिया जाता है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, लेकिन जो आपको नाम इब्न सीना जो है और जो इसका पूरा नाम याद हो तो ठीक है, और अगर ये देश खरीदूस के साथ इसको मिलाते हैं या नजमुल गनी के साथ मिलाते हैं तो वो गलत होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन सेम ऊपर की तरह बन जाता है कि इसकी कौन सी जिल्द में मुफरद दवाओं का जिक्र है, तो दूसरी जिल्द में मुफरद दवाओं का जिक्र है। कितनी दवाओं का जिक्र है, 719 दवाओं का जिक्र है। तो अल कानून से तिब मेडिसिन के साथ साथ मुफरद दवाओं का भी एक अच्छा खासा जखीरा इसमें मौजूद है। नाउ कम टू द थर्ड बुक, ये भी एक मशहूर बुक है, इसका नाम है जामिउल मुफरिदात वल अदविया वल अग़ज़िया। द बुक नेम इज जामिउल मुफरिदात वल अदविया वल अग़ज़िया। इसके साथ साथ और भी बुक आएंगी जिसके साथ जामिउल मुफरिदात लगा होगा, जामिउल जवामे लिखा होगा, जामिउल मुफरिदात अल अदविया लिख के अग़ज़िया आगे नहीं लिखा होगा, तो वो 5-6 बुकें आएंगी, तो उससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है, सबको अलग अलग तरीके से याद करना है। फिलहाल बात करते हैं जामिउल मुफरिदात वल अदविया वल अग़ज़िया। ये पूरा नाम याद करना है, आधा नाम याद करके मत छोड़ दिएगा जामिउल मुफरिदात, वरना बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। इस बुक का पूरा नाम याद करना है जो है जामिउल मुफरिदात वल अदविया एंड अग़ज़िया, और ये लिखी गई है इब्ने बेतार, ठीक है। जब पूरा नाम आपको आएगा तभी ये इसका राइटर इब्ने बेतार होगा। जामिउल मुफरिदात आप करके छोड़ देंगे तो राइटर चेंज हो जाएगा। जामिउल अदविया मुफरिदात वल अदविया करके छोड़ देंगे तो राइटर चेंज हो जाएगा। जामिउल के साथ जामिउल जवामे लिख गया तो वो राइटर चेंज हो जाएगा। इसलिए इस बुक का पूरा नाम याद करना या रटना जो आप सही लगे वो जरूरी है। राइटर है इब्ने बेतार, तीसरी जिल्द है, कानून के बाद लिखी गई है तो दवाएं भी इसके अंदर बढ़ जाती हैं। और तीसरी जिल्द में इसकी अभी इब्ने बेतार की जो बुक है जो हम
बात कर रहे हैं, इसकी जिल्दों के बारे में बाद में बताएंगे, लेकिन जो इसकी तीसरी जिल्द है, थर्ड वॉल्यूम कंटेन्स सिंगल ड्रग फॉर्मुलेशन, और वो कितनी ड्रग हैं, 1400 ड्रग्स हैं, 1400। इसमें भी सेम क्वेश्चन बनता है कि जामिल मुफीदात वल अद्विया वल अगजिया किसके द्वारा लिखी गई है, तो इब्ने बेतार के द्वारा लिखी गई है। कौन से वॉल्यूम में मुफरद दवाओं का जिक्र है, थर्ड वॉल्यूम में मुफरद दवाओं का जिक्र है। जो इब्ने बेतार की किताब है उसके अंदर जो मुफरद दवाओं का जिक्र है उनकी तादाद कितनी है, उनकी तादाद है 1400, 1400। इसके बाद इंपॉर्टेंट बुक आती है खजीनतुल अदविया। खजीना कहते हैं कोई बड़ा खजाना, यानी कि खजीनतुल अदविया, तो इसके नाम से जाहिर होता है कि अब तक जो हमने बुक्स ऊपर पढ़ी हैं खजीनतुल अदविया, तो इसमें खजाना होगा, यानी कि मुफरद दवाओं का जखीरा ज्यादा होगा, दवाओं की गिनती ज्यादा होगी, दवाओं की तादाद ज्यादा होगी। खजीनतुल अदविया के राइटर हैं नजमुल गनी। इसके अलावा एक बुक और आती है खजाइनुल अदविया, उसके राइटर चीन है। इसी तरीके से आपको इसको भी याद करना है कि खजीनतुल अदविया, जब खजाने की बात चल रही है तो खजाना किसके पास होता है, जो बहुत गनी होता है, बांटने वाला होता है, अल्लाह ताला उसी को इनायत करता है। तो इस तरीके से इनका नाम याद कर सकते हैं कि जब खजीनतुल अदविया का जिक्र आएगा तो जो राइटर होंगे वो होंगे नजमुल गनी साहब, क्योंकि ये गनी है, मालदार है, और यहाँ पे खजीनतुल अदविया है, ये भी खजाना भरा हुआ है। तो ये राइटर आपको यहीं पर याद हो जाता है, आपको कहीं लिखने की जरूरत नहीं है। और किताब के अंदर भी दवाएं भर भर के दी हुई हैं खजाने की तरह, यानी कि 2000 दवाओं का जिक्र है। गालिबन सबसे ज्यादा दवा खजीनतुल अदविया के अंदर ही पाई जाती हैं, मुफरद ड्रग्स। ठीक है, तो इसमें कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है और बहुत अच्छी तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद जब हम थोड़ा सा आयुर्वेद की तरफ जाते हैं तो वहां भी हमें मुफरद दवाओं का जिक्र मिलता है। जैसे धनवंतरी हुए जो इनके आयुर्वेद के अंदर वेद गुजरे हैं, चरक हुए। चरक मेनली जो था वो इनका सर्जरी में सुशरत के साथ साथ देते थे। तो धनवंतरी जी की जो बुक मिलती है उसके अंदर जो ड्रग्स मिलती हैं मुफरद, वो मिलती हैं 373। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब इतनी चीजें हमने पढ़ी हैं तो ये 2 पॉइंट इसमें हम ऐड कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चरक की जो बुक है उसके अंदर हमें 48 ड्रग्स मिलती हैं, उनके चैप्टर मिलते हैं, उनके बारे में बताया जाता है। तो ये 2 बुक हैं, धनवंतरी जी की 373 मुफरद अद्विया का जिक्र किया गया है, और चरक संहिता जो इनकी बुक है चरक की, उसके अंदर 48 उन्वान या 48 चैप्टर मान लीजिए, या 48 डिवीजन मान लीजिए, सिंगल ड्रग्स के दिए गए। तो यहां तक एक मोटा मोटा लबो लबाब हम जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं मुफरीदात की, जो शुरुआत से हमने पढ़ी, शुरुआत होती है और कम दवाओं से लेके ज्यादा दवाओं तक जाती है, तो वो फिलहाल ये है। इसके बाद फिर बहुत सी आप जब बुक पढ़ेंगे जामिउल अदविया, उसके अंदर बहुत से राइटर मिलेंगे, बहुत सी बुक्स मिलेंगी, तो वो आपको याद करनी है। ये इंपॉर्टेंट बुक्स थी जो मैंने आपको यहाँ बताई दवाओं के साथ। किसी में 150 दवा है, फिर 700 दवाएं आई, फिर 719 आई, फिर 1400, फिर 2000। तो शुरुआत सबसे पहली जो बुक थी असबाबुन नबात साउफ रस्तुस की, उसमें सबसे कम दवाएं मिलती हैं, 150 दवाएं। फिर किताबुल हशाइश आई, उसके अंदर 700 दवा है। इसी तरीके से फिर अल कानून के अंदर भी 719 है। फिर जामिउल मुफीदात अलविया वल अगजिया के अंदर 1400, नजमुल गनी साहब की 2000 बुक, और धनवंतरी और चरक में मुफरद यूनानी ड्रग्स का जो जिक्र होता है, यहाँ यूनानी ड्रग्स की बात चल रही है, आयुर्वेद के अंदर भी पाई जाती हैं, वो 373 एंड 48। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है तो बताइए, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, किसी तरह का कोई डाउट हो तो मुझे आप मैसेज करिए 1 मिनट के पॉज में, और समझ में आ गया तो बता दीजिए प्लीज। जल्दी बताएं, मैं इसको फिर थोड़ा सा और रह गया, बता देता हूं मैं आपको। ये क्लियर हुआ आपको, नहीं हुआ? मुस्किरा फातिमा, एनरोल आपने आज कर लिया है, आप मुझे कॉल कर रही थी, बिजी था मैं आज थोड़ा सा, इस वजह से आपकी कॉल में ले नहीं पाया। आपका एडमिशन हो चुका है, मैं चेक कर लिया था, ऐप में आ गया था, बाकी लोगों का भी आ गया है, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। 25 जुलाई से आपकी क्लासें कंटिन्यू होंगी।
इंशाल्लाह ताला। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम कराबादीन की। कराबादीन, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो कंपाउंड ड्रग फॉर्मुलेशन होते हैं वो कराबादीन के अंदर लिखे जाते हैं। अब कराबादीन भी जो है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होती है सरकारी कराबादीन होती है जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड होती है, और एक प्राइवेट होती है जो खुद हम मुरतब करते हैं, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज अपनी बनाती हैं, अपने नुस्खे मौसूम करती हैं, वो होती है। ठीक है, तो पहले हम सरकारी कराबादीन की बात कर लेते हैं शुरुआती दौर से, जो शुरुआती दौर में आई थी। जैसे सबसे पहले जो कराबादीन थी वो थी कराबादीन कादरी। इनके नाम के आगे कादरी लगा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हकीम कादरी ने लिखी होगी, बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए, कराबादीन कादरी हकीम अकबर अरजानी की लिखी है। ठीक है, और इन्होंने तिब्बे अकबर के नाम से इस किताब को लिखा है। तो कराबादीन कादरी किसने लिखी है? हकीम अकबर अरजानी ने। ये आपको याद करना पड़ेगा या रटना पड़ेगा, ऐसे कि याद नहीं होगा बिल्कुल। और बहुत इंपॉर्टेंट कराबादीन है, क्वेश्चन इसी में से पुटअप होते हैं। उसके बाद आती है कराबादीन शफाई। तो इनका पूरा नाम है मुजफ्फर हुसैन खान शिफाई। अब कराबादीन शिफाई में भी शिफा आ रहा है, मुजफ्फर हुसैन खान शिफाई में भी शिफाई आ रहा है, लेकिन अगर इनका आधा नाम दे दिया मुजफ्फर हुसैन तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए आपको पूरा नाम याद करना है, मुजफ्फर हुसैन खान शिफाई। तो कराबादीन शिफाई जो है वो लिखी गई, और ये पेटेंट थी। उस जमाने में सरकार इनको रिकॉग्नाइज करती थी, और ये बारकोड और जो चीजें पहले मुहैया होती थी उसके हिसाब से ये चलती थी, और सरकारी स्कूलों में या मकतबों में पढ़ाई जाती थी। इसके बाद आती है कराबादीन बकाई। बकाई लिखी मोहम्मद इस्माइल खान बकाई ने। उसके बाद कराबादीन आजम हकीम आजम खान ने लिखी, इनके नाम से मौसूम है। ठीक, ये गवर्नमेंट वाली कराबादीन है। ये तो आपको इसमें याद करना है, इसमें कोई समझाने की जरूरत नहीं है। कराबादीन कादरी हकीम अकबर अरजानी, कराबादीन शिफाई मुजफ्फर हुसैन खान शिफाई, कराबादीन बकाई मोहम्मद इस्माइल खान बकाई, कराबादीन आजम हकीम आजम खान रामपुरी। ये आजम खान वो वाले है नहीं है, दिल्ली वाले, ये रामपुर वाले हैं। एक आजम खान और है, वो दिल्ली वाले हैं। अगर रामपुरी लिखा होता है और दिल्ली लिखा होता है तो आपको रामपुरी चूज करना है। अब आती है गंज बादावर्द। गंज बादावर्द ये भी एक कराबादीन है, ये सरकारी कराबादीन है। इसके शुरू में कराबादीन नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इससे कंफ्यूज हो जाएं कि ये कराबादीन है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था कि गंज बादावर्द के राइटर कौन है। तो गंज बादावर्द के राइटर हकीम अमानुल्लाह खान है। आप पेपर उठा के देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 32, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में कि गंज बादावर्द के राइटर कौन है। और गंज बादावर्द क्या है? एक फार्माकोपिया है, एक कराबादीन है, जिसके राइटर है हकीम अमानुल्लाह खान। उसके बाद इलाजुल अमराज, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। इलाजुल अमराज ये लिखी गई है शरीफ खान ने, हकीम शरीफ खान। 1778 में ये लिखी गई, और इलाजुल अमराज इसका नाम है, इसको भी आपको याद करना पड़ेगा। फिर आती है बयाज कबीर। बयाज कबीर लिखी गई है। अब देखिए दो चीजें हैं, एक है कराबादीन कबीर और एक है बयाज कबीर। दोनों में कबीर लगा हुआ है, लेकिन दोनों के राइटर बिल्कुल अलग अलग है। बयाज कबीर लिखी है अल्लामा कबीर उद्दीन ने, और कराबादीन कबीर लिखी है मोहम्मद हुसैन शिराजी ने। अब जब भी आपको ये याद करना होगा तो दोनों को एक साथ लिखना पड़ेगा, तभी कंफ्यूजन दूर होगा। इनको अलग अलग जुदा जुदा ना पढ़िएगा, एक साथ पढ़िएगा। बयाज कबीर अल्लामा कबीरुद्दीन और कराबादीन कबीर मोहम्मद हुसैन शिराजी। इसको रटना पड़ेगा, एक जगह लिखना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, तब ये याद होगा। और ये क्वेश्चन बहुत आसानी से पुटअप कर देता है एग्जामिनर, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है। दोनों में कबीर लगा हुआ है और राइटर कबीरुद्दीन लिख दिया और आप कंफ्यूज हो गए। तो राइटर कराबादीन के साथ मोहम्मद हुसैन शिराजी को मिलाना है आपको, और बयाद कबीर अल्लामा कबीर उद्दीन को मिलाना है। और इस सबसे पहले अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था कि मुफ्रद दवाओं को हिंदुस्तान में कौन लेके आया था, तो वो नूरुद्दीन शिराजी थे। ये मोहम्मद हुसैन शिराजी हैं, इसलिए नूरुद्दीन शिराजी के साथ भी मोहम्मद हुसैन शिराजी को कंफ्यूज नहीं करना है।
ऊपर जाके आपको देखना है, जो हमने पढ़ाया था उसके अंदर वो है नूरुद्दीन शिराजी। उसके बाद जो कराबादीन आती है वो आती है कराबादीन मजीदी। ये लिखी गई है हमदर्द जो दवाखाना है या हमदर्द जो दिल्ली का है उन उसके द्वारा ही पब्लिश की गई है। और इसमें 516 मुरक्कबात का जिक्र है। कितने मुरक्कबात हैं इसके अंदर? 516। बयाज कबीर में 631। और इलाजुल अमराज में ये 1778, थोड़ा कंफ्यूजन है, या ये बुक की डेट है या ये मुरक्कबात का मजमुआ है कि इसमें 1778 मुरक्कबात हैं। ये मैं आपको दोबारा देख के बताऊंगा, ठीक है, जब मैं क्लास होगी आगे चल के तब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये कंफर्म है कि बयान कबीर में 631 फार्माकोपिया ड्रग्स का डिस्कशन किया गया है, और इसी तरीके से कराबादीन मजीदी में 516 का जिक्र किया गया है। तो ये आपको ये हो गए कराबादीन, ठीक है। इसके बाद थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं तो दो यूनानी के थॉट्स मिलते हैं, थॉट्स ऑफ स्कूल मिलते हैं। एक दिल्ली का मिलता है और एक लखनऊ का, जो बहुत मशहूर तबीब जो गुजरे हैं दिल्ली के और लखनऊ के। तो दिल्ली वालों में क्या खास बात होती थी कि वो मुरक्कबात, कंपाउंड ड्रग्स और कुश्ते, ठीक है, वो ज्यादा इस्तेमाल करते थे अपने मतब के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि दिल्ली स्कूल ऑफ थॉट्स क्या इस्तेमाल करते थे? मुसद्दात, मुरक्कबात, शरबत, कुश्ता, तिला। तो ये लोग क्या करते थे? कंपाउंड फॉर्मुलेशन ज्यादा यूज करते थे दिल्ली वाले। और ये कौन सा खानदान था? ये हकीम शरीफ खां से चला आ रहा था खानदान था। इनकी जो नस्लें थी वो इस हिकमत को आगे बढ़ा रही थी। तो खानदान शरीफी, दिल्ली और मुरक्कबात, कुश्ता। क्योंकि जब दिल्ली में अब आजकल आप जाइए तो तरह तरह के बहुत से खानों के स्टॉल बन गए हैं, तो ज्यादातर वहां पर हर चीज कंपाउंड फॉर्मुलेशन होती है। वहां पे इतने ज्यादा रश हो गया है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि दिल्ली में के जो स्कूल ऑफ थॉट ऑफ यूनानी था, तो वो ज्यादातर मुरक्कबात और कुश्ते इस्तेमाल करते थे वहाँ की लाइफ स्टाइल के हिसाब से। ये याद करने का तरीका है। और बड़े शरीफ लोग होते हैं, शरीफ इन द सेंस ऑफ अपोजिट समझ लीजिए आप, क्योंकि आजकल तेज दुनिया है। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा कि दिल्ली के लोग बहुत शरीफ होते हैं और वो बढ़िया बढ़िया खाने खाते हैं मिले जुले। तो दिल्ली स्कूल ऑफ थॉट, मुरक्कबात, कुश्ता, खानदान शरीफी। अब दूसरा स्कूल ऑफ थॉट जो आता है वो आता है लखनऊ। लखनऊ के लोग बहुत सीधे साधे होते हैं, इसलिए सबको वो अजीज होते हैं और बहुत सिंपल होते हैं। शुरुआती दौर की बात करें जाए तो मुफरद सिंपल लोग हो गए, लखनऊ के लोग हो गए, और इज्जत देने वाले हो गए। उनके बात से, लहजे से इज्जत टपकती है दूसरों के लिए, तो वो खानदान अजीजी। तो इस तरीके से आप याद कर लीजिए। किसी को पॉइंट नहीं किया जा रहा, कोई दिल्ली या लखनऊ का रहने वाला है उसको पॉइंट आउट नहीं किया जा रहा, बल्कि एक ये याद करने का तरीका है जो मेरा अपना था, वो मैंने आपको बता दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो कि दिल्ली में मुफरदात इस्तेमाल होती थी या लखनऊ में होती थी। और लखनऊ का खानदान कौन सा है? खानदान अजीजी। दिल्ली का खानदान है खानदान शरीफी। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपको इस कहानी के जरिए जो मैंने आपको बताई। अब एक बुक देख लेते हैं थोड़ी सी, अल कानून फित तिब। अल कानून फित तिब बाइबल ऑफ मेडिसिन कहलाती है। काफी सालों तक, लगभग 1700 सालों तक ये किताब पढ़ाई गई है दीनी मदारिस के अंदर। 5 डिवीजन है इसके, 5 जिल्दें हैं, 5 वॉल्यूम है। इब्ने सीना इसके राइटर हैं। तो जो पहला वॉल्यूम है इसके अंदर सबसे पहले उमूर तबैया का जिक्र किया गया है, जो हम लोग पढ़ते हैं अरकान, मिजाज, अखलाक, आज़ा, अरवा, कुव्वा, अफ़ाल। तो ये जो 7 उमूर हैं इनके बारे में जो पूरी उमूर तबैया, कुल्लियात उमूर तबैया का जिक्र है वो पहले वॉल्यूम में है। ठीक है, तो पहले वॉल्यूम में मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए कि किस चीज का जिक्र चल रहा है। तो आप याद कर लीजिए कि उमूर तबैया, सबसे पहले इंसान का जो डेवलपमेंट यूनानी के हिसाब से होता है तो उमूर तबैया से होता है। तो अल कानून के पहले जिल्द में किसका जिक्र किया गया? उमूर तबैया का। उमूर तबैया के बाद फिर बात आती है कि अद्विया की। अद्विया की भी कुल्लियात की बात आती है और मुफरद दवाओं की। सेकंड पार्ट इसमें यह आ गया कि अद्विया किस तरह से काम करती हैं, अद्विया के अंदर कौन कौन से ऐसी चीजें होती हैं जो बीमारियों को दूर करती हैं। और दूसरे पार्ट में, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि 719 दवाएं हैं कराबादीन, वो सॉरी, अल कानून के दूसरे वॉल्यूम के अंदर 719 ड्रग्स का जिक्र किया गया है। तो वो ये सेकंड वॉल्यूम
वही है। इसमें कुल्लियात अदविया भी आपको बताया गया है और मुफरद जो ड्रग्स थी 790 मुफरद का जो जिक्र किया गया था वो इसमें मेंशन है। तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, पहला वॉल्यूम उमूर तबैया, दूसरा वॉल्यूम मुफरदात, तीसरा वॉल्यूम जो आता है वो इसका बड़ा पार्ट होता है जो हम शरह असबाब पढ़ते हैं, ये उसी के वॉल्यूम के बनाए गए हैं। तीसरे और चौथे वॉल्यूम को लेके उसके शरह बनाई गई हैं। तो इसमें मौलिजात का जिक्र होता है, इसमें ईएनटी का जिक्र है, आई का जिक्र है, हर्ट का जिक्र है, मेल फीमेल डिजीज का जिक्र है, तो गायनी का जिक्र है। इसके अंदर जो भी डिजीजेस बड़ी मोटी मोटी जो आपको लगती हैं और क्वेश्चन में आती हैं और इसमें मेंशन नहीं है, तो आप उसको थर्ड वॉल्यूम पे टिक कर सकते हैं। अब ये भी पता हो गया कि पहला वॉल्यूम उमर तबैया का, दूसरा वॉल्यूम कुल्लियात अदविया मुफरिदात का 719 दवाओं के साथ, तीसरा हमारा मौलिजात हो गई और चौथा भी मौलिजात का वॉल्यूम है, लेकिन डोमिनेंसी इसके अंदर क्या है, हुम्मियात की। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि चौथे वॉल्यूम का या हुम्मियात अल कानून की कौन सी जिल्द में हुम्मियात का जिक्र है। ये क्वेश्चन 5 से 6 बार पूछा गया है, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि ये अलग सेपरेट उसमें इन्होंने बयान किया है। हुम्मियात का पूरा एक बड़ा जखीरा यहाँ मौजूद है चौथे वॉल्यूम के अंदर। मौलियात तो तीसरे वॉल्यूम में है नो डाउट, लेकिन मौलियात को इन्होंने बिल्कुल अलग वॉल्यूम में दिया है चौथे वॉल्यूम में। तो वहां पे कंफ्यूजन ये क्रिएट होता है कि भाई मौलियात तो हम तीसरे उसमें जिल्द में पढ़ रहे हैं तो हुम्मियात भी उसी में होना चाहिए। नहीं, हुम्मियात को अलग कंसाइज इन्होंने किया वो चौथे वॉल्यूम में। तो बिल्कुल आप याद कर लीजिए, पहला आपको अपने आप याद हो गया, दूसरा याद ही हो गया, तीसरा चौथा हुम्मियात, और पांचवा मैंने आपको बता दिया इसमें कराबादीन है। इसी तरीके से दीस खलूस की जो बुक थी किताबुल हशाइश, उसका भी दूसरा वॉल्यूम मुफरिदात का था और पांचवा वॉल्यूम कराबादीन था। इसमें भी पांचवा वॉल्यूम कराबादीन है। कराबादीन के कितने फॉर्मुलेशन है, 750 फॉर्मुलेशन, 750 ड्रग्स का जिक्र है इसके अंदर, कंपाउंड ड्रग्स का जिक्र है। और मुफरत कितनी है, मुफरत है यहाँ पर 719, लगभग सब 700 के आसपास हैं। अगर ऑप्शन आपको 700 के आसपास दिख जाता है तो अच्छी बात है, और क्लियर कट पूछते हैं तो फिर आपको ये याद होना चाहिए। मुफरत ड्रग्स 719, कराबादीनी ड्रग्स, ये कंपाउंड ड्रग्स या फार्माकोपियल ड्रग्स वो 750। ठीक है, तो एक हल्का सा रिकैप फिर कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। अल कानून, बाइबल ऑफ मेडिसिन इसको कहते हैं, 5 डिवीजन में इसको बताया गया है। शेखुर रईस बू अली इब्न सीना इसके राइटर है। पहला वॉल्यूम उमूर तबैया का है, दूसरा वॉल्यूम कुल्लियात अदविया का है और उसके अंदर मुफरिदात दवाओं का जिक्र है, उनकी तादाद 719 है। तीसरा वॉल्यूम मौलियात का है जिसमें ज़्यादा बड़े सिस्टमिक डिजीज का जिक्र किया गया है, ईएनटी, आई, हर्ट, मसील, मेल फीमेल डिसऑर्डर्स। और चौथा जो इसका जिल्द है उसको हुम्मियात को बिल्कुल अलग बाउंड कर दिया गया है। और पांचवी जिल्द इसकी कराबादीन है, फार्माकोपियल ड्रग से मौसूम है, उसमें 750 कंपाउंड ड्रग्स का जिक्र किया गया है। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। अब शेखुर रईस की जब बात चल रही है, इनकी पैदाइश 980 और वफात 1037 एडी में है। इनकी कुछ मशहूर किताबें देख लेते हैं हम, ठीक है। बाकी तो किताबें याद हो नहीं हो, लेकिन ये तो आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिसालाए तकलीस, रिसालाए तकलीस के नाम से बहुत बुक्स मिलेंगी, जहां पे रिसाला लग गया और तकलीस लग गया तो वो शेखुर रईस की है। किताबुल तकलीस आती है, अजमल खान की है। और तकलीसी बुक्स आएंगी वो आपको जामिल अज़्ज़ा में जब आप पढ़ेंगी तो आपको वो फ़र्क पता चल जाएगा। तो आपको शेखुर रईस की बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, रिसालाए तकलीस शेखुर रईस की है। अदविया कल्बिया, ये तो जाहिर सी बात है आपको पता ही होगा अदविया कल्बिया। इसमें 63 ड्रग्स का इन्होंने मुफरत दवाओं का जिक्र बताया है, ठीक है। इसका भी क्वेश्चन 2023 में आया था कि अदविया कल्बिया के अंदर कुछ दवाओं के इन्होंने नाम दिए थे और पूछा था कौन सी दवा उसके अंदर नहीं है, तो गालिबन अर्जुन उसमें दिया हुआ था। और हमें लगेगा कि अर्जुन बहुत अच्छी दवा है तो कल्ब के लिए जरूर इस्तेमाल होती होगी, सब लोग करते हैं, लेकिन अदविया कल्बिया में शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि अर्जुन उसमें शामिल नहीं है। तो बहरहाल वो आगे देखेंगे। फिलहाल अदविया कल्बिया जो बुक है वो राइटर है शेखुर रईस बू अली इब्न सीना। इसके बाद रिसाला फिल बाह, ये आपको याद करना पड़ेगा, किताबुल जिना, किताबुल शिफा और अल कानून फित तिब।
जो अभी हमने आपको ऊपर पढ़ी। ये 6 बहुत इंपॉर्टेंट बुक हैं जो शेखुर रईस अबू अली इब्न सीना के द्वारा प्रकाशित की गई हैं, लिखी गई हैं, राइटर हैं उनके इसके वो। ठीक है, अब इसमें मैं आपको क्या समझाऊं, ये आपको याद करनी है 6 की 6 बुक। जब ये याद हो जाएंगी तब मैं आपसे बाद में क्वेश्चन पुट अप करूंगा कि कौन सी बुक किसकी है। ठीक है, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि कानून की कुछ समराइज किया गया आगे चल के। कानून जो बुक थी वो इतनी आसान नहीं थी पढ़ने के लिए, अरबिक के अंदर वो बुक थी, उसको आसान बनाने के लिए उसकी शरह लिखी गई, उसके छोटे छोटे पार्ट्स किए गए, उसको अलग अलग वॉल्यूम में डिवाइड किया गया। तो कानून की सबसे पहली शरह, शरह कहते हैं समरी को, द फर्स्ट समरी ऑफ अल कानून वाज रिटन बाय अलाउद्दीन करशी, द फर्स्ट शरह इन अरेबिक। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस जुबान में लिखी गई, अरबी में ही ट्रांसलेट की गई, लेकिन उसको इन एन इजी लैंग्वेज अरबी में, और उस बुक का नाम रखा गया मौजजुल कानून। तो सबसे पहले जब कानून की शरह लिखी गई, मैसेज किया किसी ने, एक मिनट, ठीक है क्लियर है तो अच्छी बात है। कानून की पहली शरह, ठीक है, अरबी का जिक्र भी आएगा, फारसी का जिक्र भी आएगा, तो बिल्कुल आपको अरबी से शुरू करते हैं हम। लिखी गई अलाउद्दीन करशी ने लिखी, और इनका दूसरा नाम है इब्ने नफीस। अलाउद्दीन करशी भी पूछ सकते हैं और इब्ने नफीस भी ऑप्शन में दे सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। अलाउद्दीन करशी आता है तो वो भी इसका सही आंसर है, इब्ने नफीस आता है तो वो भी इसका सही आंसर है, और बुक का नाम है मौजजुल कानून। फिर कानून की दूसरी शरह, पहली शरह अरबी में मौजजुल कानून के नाम से, राइटर अलाउद्दीन करशी या इब्ने नफीस। दूसरी शरह वो भी अरबी में लिखी गई। ठीक है, पहली शरह जो लिखी गई उसका नाम मौजूदुल कानून, दूसरी शरह अरबी में जो लिखी गई उसका नाम है कानूनचा। क्वेश्चन ये आ सकता है कि कानूनचा पहली शरह है या दूसरी शरह है, तो कानूनचा जो है वो दूसरी शरह है, ये बिल्कुल याद रखिए आप। और इसके लिखने वाले हैं अल्लामा शमसुद्दीन चुगमनी। ठीक है, ये याद कर लीजिए, अल्लामा शमसुद्दीन चुगमनी। कानूनचे में चे आ रहा है और चुगमनी में भी चे है, तो चे से चे को कर दीजिए मैच, कानूनचा हो जाएगा चुगमनी का। ऐसे कर लीजिए आप याद, सही लगे तो ठीक है, वरना आपको दिमाग में जो आ रहा हो उसको बना लीजिए। मेरे दिमाग में तो कानूनचे का चे और चुगमनी का चे आ जाता है, तो मैं इन दोनों किताबों को मुझे याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। बस ये इतना याद करना पड़ता है कि दूसरी शरह है, अरबी में लिखी गई है, और अल्लामा शमसुद्दीन चुगमनी ने लिखी है, क्योंकि कानूनचा है और चुगमनी है, तो दोनों का मिलाप कर देते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अब कानून की शरह, अब अरबी की बात हो गई, अब चलिए फारसी की बात कर लेते हैं। तो कानून की शरह फारसी में जो लिखी गई सबसे पहली, वो लिखी गई अकबर अरजानी ने। ठीक है, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि तिब्बे अकबर कराबादीन कादरी, वो हकीम अकबर अरजानी ने लिखी थी। और कानून की शरह फारसी में किसने लिखी, हकीम अकबर अरजानी ने, और उस किताब का नाम इन्होंने रखा मुफर्रिहुल कुलूब। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं कि अकबर अरजानी ने जो बुक या शरह कानून की लिखी वो किस जुबान में है, अरबी में है, फारसी में है, उर्दू में है, इंग्लिश में है। तो पहला क्वेश्चन ये हुआ कि कानून की जो शरह अकबर अरजानी ने लिखी वो फारसी में है। फिर ये क्वेश्चन आता है कि कानून की शरह अकबर अरजानी ने जो लिखी उसका नाम क्या है, कानूनचा है या समथिंग एल्स, कुछ और दे दिया, या मुफर्रिहुल कुलूब दे दिया, या मुफर्रिहुल कल्ब दे दिया। तो आपको ये पता होना चाहिए मुफर्रिहुल कुलूब उस बुक का नाम है। और राइटर कभी पूछ रहे थे कि मुफर्रिहुल कुलूब के राइटर कौन है, इब्ने सीना है या अकबर अरजानी है। क्योंकि मुफर्रिहुल कुलूब के साथ कल्ब का जिक्र हो रहा है तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि ये हो सकता है इब्ने सीना की बुक हो, लेकिन ये एक शरह है और ये लिखी गई है हकीम अकबर अरजानी की से। नेम अरेबिक में क्यों नहीं रखा, भैया ये तो हकीम साहब ही बता पाएंगे उन्होंने नेम अरबी में क्यों नहीं रखा। ये तो उनकी मर्जी, उन्होंने जो नाम रख दिया। या कुछ और पूछना चाह रहे हैं आप, तो उसको थोड़ा सा
एलोबरेट करें। बुक का नाम उन्होंने कानूनचा रख दिया, मैं उनसे क्या पूछूं? इसके पीछे भी कोई लॉजिक होगा, उसमें हमें अभी जाने की जरूरत नहीं है। जब आप पीजी करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो पूरे कानूनचा लेके बैठिएगा, फिर उसकी आप तफसीर पढ़िएगा कि इसका नाम कैसे आया, क्यों आया। लेकिन पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही काफी है, इतना डीप नहीं जाएगा कोई। वो रिसर्च लेवल का क्वेश्चन हो जाता है कि कानून की शरह का नाम कानूनचा क्यों रखा गया। ये बहुत अंदर की बात हो गई। तो ऐसे अगर ऐसे हम हर हर किताब का नाम पता करने चलेंगे तो फिर किताबों का नाम ही पता करते रह जाएंगे और बाकी इंपॉर्टेंट हम भूल जाएंगे। लेकिन अगर मिलता है तो हम आपको इंशाल्लाह ताला बताएंगे कि इसका नाम कानूनचा क्यों रखा गया। आप अपने पढ़ाई करते रहिएगा और हम आपके लिए और पढ़ाई करते रहेंगे ताकि आपको और सही तरीके से बता पाए। अब मुफर्रिहुल कुलूब रख दिया, अरबी नाम है, किताब से मिलता जुलता है। मुफर्रिहुल कुलूब उन चीज़ों का इसमें जिक्र किया गया जो कल्ब को फ़रद बख्शती हो, कल्ब के लिए अच्छी हो, क्योंकि कानून की ज़्यादातर जो बुक्स हैं वो कार्डियोटॉनिक दवाएं हैं, 63 हैं, उन्होंने बनाई होंगी। अब एक बहुत लंबी कहानी है, इस पे एक एक बुक पे फिर आप पूरी रिसर्च हो जाती है, आपको पता होगा। कानून की अगर आप खाली रिसर्च करना चाहे तो 3 साल भी कम है उस पर। इसके बाद कुछ शरह आती हैं, ये तो हो गई फारसी की शरह हो गई और अरबी की शरह हो गई। अब एक आती है शरह अक्सराई नाम से, ये लिखी है जमालुद्दीन ने, क्योंकि हमें वो वाली शरह तो याद हो जाती हैं सारी, ये छोटी मोटी शरह हम भूल जाते हैं और एग्जामिनर फौरन क्वेश्चन डाल देता है। अब जैसे कि जमालुद्दीन वाला क्वेश्चन है, इसके आगे आपको स्टार भी लगा हुआ दिख रहा होगा। तो एक शरह है अक्सराई, कहीं से कहीं इसका लिंक नहीं लगता कि कानून से ताल्लुक रखती होगी, इब्न सीना से ताल्लुक रखती होगी, अक्सराई नाम दे दिया इन्होंने। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जो अक्सराई है वो अल कानून की शरह है और इनके राइटर जमालुद्दीन है। क्वेश्चन ये 3 से 4 बार आ चुका है पिछले 20 साल के पेपर में, तो इसको आप रट लीजिए, समझने की जरूरत नहीं है। इसके बाद शरह आती है मौजूद सदीदी। तो हकीम सदीदुद्दीन खान है, उन्होंने ये लिखी है, इनके नाम से जाहिर हो जाता है। एग्जामिनर कभी क्वेश्चन ये पूछेगा ही नहीं, क्योंकि दोनों नाम तकरीबन सेम है। इसके अलावा जो दो शरह हमारी अरबी में गुजरी हैं, पहली गुजर गई, दूसरी कानूनचा गुजर गई, इसके बाद जितनी शरह लिखी गई वो उसको तीसरा और चौथा नंबर नहीं दिया गया। वो फिर ये बताया गया कि ये शरह जो है ये अरबी के अंदर है। तो उसके बाद एक जो शरह लिखी गई अरबी में, जिसको हम जामे उश शरहीन कहते हैं। जामे कहते हैं किसी दो चीजों का मिलने, जामे करना, कंपाइल करना। तो ये दो हकीमों ने कंपाइल करके एक बुक बनाई, जो अल कानून की ही शरह थी। तो इन दोनों के राइटर जो थे अली गिलानी और मोहम्मद महमूद अमली। ये भी इंपॉर्टेंट बुक है, ये भी पूछी जा सकती है। ये शुरुआती में से एक दो क्वेश्चन पुट अप ये कर सकते हैं। ये भी अरबी शरह है, जामिउश शारिहीन इसका नाम है। और इसमें दो लोग हैं जाम के साथ, एक अली गिलानी है और एक महमूद अमली है। ठीक है, इन्होंने ये शरह लिखी है, ये आप 2-3 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। अरबी हो गई, फारसी हो गई, अब आ जाते हैं उर्दू पे। ये कानून की मैंने सारी आपको अलग अलग मिलेंगी, आप जब बुक्स पढ़ेंगे तो कानून की शरह है, एक शरह कहीं मिलेगी आपको, एक मौलियात में मिलेगी। वो मैंने सब कंपाइल्ड करके एक जगह लिख दी है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। अब कानून का उर्दू तर्जुमा किया गुलाम हुसैन कंतूरी साहब ने। ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये पूछ सकते हैं भाई, अरबी फारसी सबको पता हो गई, उर्दू तर्जुमा बताओ किसने किया। तो उर्दू तर्जुमा किया गुलाम हुसैन कंतूरी ने। और इसके बाद इसका अंग्रेजी तर्जुमा होता है कुल्लियात कानून का तर्जुमा। कुल्लियात कानून इसलिए लिखा गया है कि आपको कुल्लियात कानून, जो हम शुरू में उम्र तबैया का जिक्र कर रहे थे, यानी कि इसका जो पहला वॉल्यूम है, ये उसका इन्होंने तर्जुमा किया है। अंग्रेजी में किया है तो अंग्रेजी होंगे डॉक्टर गिरोनर ने। कानून, कुल्लियात कानून का तर्जुमा, कुल्लियात लगना इसके साथ मस्ट है, बगैर अगर कुल्लियात नहीं लगा तो तर्जुमा नहीं माना जाएगा। कुल्लियात कानून का तर्जुमा अंग्रेजी में किया डॉक्टर गिरोनर ने। उसके बाद कानून का जो उर्दू तर्जुमा वो गुलाम हुसैन कंतूरी साहब ने पूरी बुक का किया है। लेकिन पहले और सेकंड वॉल्यूम का जो ट्रांसलेशन है उर्दू में, वो किया है हकीम कबीर उद्दीन साहब ने, जिसको हम शरह असबाब में पढ़ते हैं। आपने जो 2 वॉल्यूम देखे होंगे वो ये वही 2 वॉल्यूम है जो बीओएमएस फाइनल प्रॉफ में पढ़ाए जाते हैं। और ये उनके राइटर हकीम कबीरुद्दीन साहब हैं। इन्होंने पहले और दूसरे वॉल्यूम का इनका तर्जुमा किया है।
और फिर इसके भी फिर इन्होंने फर्दर डिवीजन किए रखे हैं। ये किया है हकीम कबीरुद्दीन ने उर्दू तर्जुमा। या इसको अगर हम इस तरह से देखें, जो मेरे जहन में आ रहा है, बुक्स में तो ये लिखा हुआ है कि उर्दू तर्जुमा पहली और दूसरी जिल्द का किया है, लेकिन अगर हम पहली और दूसरी जिल्द की बात करें तो पहली जिल्द में उसूल तिब है और दूसरे जिल्द में मुफरदात है, लेकिन जो हम लोग पढ़ते हैं वो मौलियात पढ़ते हैं। तो जहां तक मेरा अंदाजा है, मुझे लगता है कि जो पहला और दूसरा पार्ट है, इन्होंने किसी दो वॉल्यूम का तर्जुमा किया है। ये इसके अंदर मेंशन नहीं है कि पहला पार्ट है, सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, लेकिन ये कंफर्म है कि इन्होंने सिर्फ दो वॉल्यूम का तर्जुमा किया है। तो ये एक पता करने का पहलू है जो हमें ही करना पड़ेगा कि इन्होंने पहला और दूसरा वॉल्यूम का किया है या सिर्फ दो वॉल्यूम का किया है, यानी कि तीसरा और चौथा, क्योंकि ज्यादातर मौलियात तो उसी के अंदर है। तो हकीम कबीरुद्दीन पहला और दूसरा, जब भी क्वेश्चन आएगा फर्स्ट और सेकंड लिखा होगा, उसमें ये नहीं लिखा होगा कि फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट और सेकंड याद रखिए फिलहाल आप, बाकी फर्दर जब क्लासेस होंगी तो उसके हम थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करेंगे। अब कानून का तर्जुमा अंग्रेजी में, जो कुलियात कानून का तर्जुमा था, जो एक पार्ट का तर्जुमा था, वो कर दिया डॉक्टर गिरोनर ने। अब बाकी पूरी किताब का तर्जुमा कौन करेगा? तो वो जिम्मेदारी ली हमदर्द पब्लिकेशन न्यू दिल्ली ने। जब क्वेश्चन आता है कि कुलियात कानून का तर्जुमा किसने किया है इंग्लिश में, तो वो किया है डॉक्टर गिरोनर ने। और जब पूरी बुक की बात आएगी तो वो किया है हमदर्द पब्लिकेशन न्यू दिल्ली ने। अब इसका एक लैटिन एडिशन भी है कानून का, लातीनी तर्जुमा, वो किया है जेरोल्ड ऑफ कैरेमूना ने। तो यहाँ पे आगे आप खत्म होता है ये कुलियात कानून या अल कानून की 5 जिल्द या इनकी शरहों का किस्सा। ये इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको आप देख लीजिएगा, ये इजीली याद हो जाता है। चलते चलते इनकी बुक देख लेते हैं थोड़ी सी। हकीम अकबरदानी की इंपॉर्टेंट बुक है। इनके बाद इंपॉर्टेंट हकीम गुजरे हैं, हकीम अकबर अरदानी। इनकी जो मेन कराबादीन कादरी है, कराबादीन अकबरी है, तिब्बे अकबर है, मुजर्रबात अकबरी है, मुफर्रहुल कुलूब है, मीज़ानुत तिब है, हुदूदुल अमराज है। ये इनकी जो बुक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए हकीम अकबर अरदानी की। इसके अलावा जो आप याद करेंगे वो करेंगे, लेकिन ये तो याद होनी चाहिए। 1722 एडी की में इनकी पैदाइश हुई थी। तो ऊपर जो अभी 1722 गुजरा है, शायद हमने एक जगह देखा था। अच्छा, ये लाजुल अमराज शरीफ खान है, ठीक है। तो हकीम अकबर अरदानी की ये बुक है, ये आपको याद कर लेनी है, इसको आप रट लीजिए। कराबादीन कादरी अकबर अरदानी, कराबादीन अकबरी ये भी अकबर अरदानी, और तिब्बे अकबर ये भी आपको, तीनों में अकबर लगा हुआ है, तो आपको याद हो जाएगी। मुफर्रहुल कुलूब है तिब्बे अकबर के, मुफर्रहुल कुलूब अभी हमने देखा थी, जो जो शरह लिखी है इन्होंने फारसी में, वो मुफर्रहुल कुलूब है, वो भी हकीम अकबर अरदानी। इसके बाद जकरिया राजी आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट तबीब है, इनकी बुक्स भी इंपॉर्टेंट होती हैं, पूछी जाती हैं। इनकी सबसे इंपॉर्टेंट बुक है किताबुल हावी, जिसको इंग्लिश में लाइबर कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। 20, 21 और 22 इसकी जो वॉल्यूम है, 20, 21 और 22, उसमें अदविया का जिक्र है। इसकी बुक के टोटल वॉल्यूम 25 है। ये आपको कोई नहीं बताएगा कि इसके टोटल वॉल्यूम कितने हैं। अदविया का बता देगा कि 20, 21, 22 में आपको अदविया मिलेगी, लेकिन जो टोटल वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए 25। और इसका जो 13 वॉल्यूम है उसमें सर्जरी का जिक्र किया गया है, ये भी कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। इसको आप नोट डाउन कर लिएगा अगर आप नोट्स बना रहे हो तो, ठीक है। तो अलहावी जो बुक है, इसमें अदविया जो मुफरदात या मुरक्कबात जो ड्रग्स हैं वो मिलेंगी आपको 20, 21, 22 वॉल्यूम में। सर्जरी का जिक्र मिलेगा 13 में। टोटल वॉल्यूम इस बुक के हैं 25। और 15 लोग जा चुके हैं क्लास छोड़ के, 1 घंटा होने को आ रहा है, थक गए होंगे बेचारे, मैं भी खत्म करता हूँ। इनकी जो इंपॉर्टेंट बुक है वो है किताबुल शामिल, किताबुल सैदला, किताबुल जामे, किताबुल फाखिर, किताबुल अब्दालुल अदविया, किताबुल मंसूरी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है किताबुल मंसूरी, और जुदरी वल हसबा। किताबुल सैदला इनकी बुक है। इसके अलावा एक बुक और आती है जिसका नाम है किताबुल सैदना। सैदला और सैदना से कंफ्यूज नहीं होना है। किताबुल जो सैदना है वो अल बैरूनी की लिखी हुई बुक है, और किताबुल सैदला जो है वो जकरिया राजी की लिखी हुई है। मैं इसमें, अगर आप लोग कॉपी पेंसिल लेके बैठे हो तो किताबुल सैदना लिख लीजिए। किताबुल सैदना अल बैरूनी की बुक है,
और किताबुल सैदला राजी की बुक है, किताबुल जामे जकरिया राजी की बुक है, और किताबुल जामे अल जवामे अलवी खां की बुक है। ठीक है, तो ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना। किताबुल मंसूरी इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, जुदरी वल हसबा बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, और इसको जकरिया राजी ने ही लिखा था। और इसका जो क्वेश्चन आता है वो तबरी के नाम से आ जाता है कि रब्बन तबरी ने लिखी होगी, लेकिन रब्बन तबरी ने ये बुक नहीं लिखी है। जुदरी वल हसबा किताब पूछी जाती है, इसके राइटर कौन है, तो इसके राइटर है जकरिया राजी। ठीक है, 1 घंटा हो गया, आप लोग थक गए, एग्जॉस्ट हो चुके। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, और इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग बता दीजिए, समझ में आ गया तो बता दीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैं अपना लेक्चर इख्तिताम करता हूँ, और कमेंट में आप बता दीजिए कैसा रहा आपका आज का लेक्चर। आधे लोग जो भाग गए वो तो भाग गए, जो बचे हुए हैं वो बताइए। समझ में आ गया तो ठीक, नहीं आया तो फिर दोबारा पढ़ा दिया जाएगा। ये एमएसटी क्या होता है भाई? एमएसटी मजे ले लेके पढ़ ले हो मुस्तकीम साहब। ठीक है, मजे लेके ही पढ़ो, एंटरटेनमेंट होता रहना चाहिए, याद रहता है, और याद रहता है, बोर लेक्चर बोर नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर इंशाल्लाह ताला 25 से रेगुलर क्लासेस होंगी। ये हमारा लास्ट डेमो था। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। बाकी इंशाल्लाह ताला क्लास होती रहेगी। तब तक अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।